जय हिंद दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे मंगल की शिक्षण विद्या। मंगल की शिक्षण विद्या का ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें अपन 55 पेज नंबर से लगाकर 66 पेज नंबर तक पढ़ेंगे। तो 55 से लगाकर 66 पेज नंबर तक मंगल की शिक्षण विधियों में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अपन बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे, जो एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यानी कि इसके जो सारे टॉपिक्स इसमें गिवन है इन 10 पेजेस में, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो ये बहुत ही फेमस बुक है और शिक्षण विधियों की, तो इसको अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपन। तो लेट्स बिगिन। देखो, तो इसमें बेसिकली सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया गया है। एक तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में गिवन है इन सारे पेजेस के दौरान, और दूसरा इसमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि परीक्षण की जानकारी दी हुई है, और देन दूसरी जानकारी दी हुई है इसमें। देखो अपन पढ़ते हुए चलते हैं ताकि हमें चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। यानी कि उपलब्धि परीक्षण के बारे में बताया गया है। देन हमारा थोड़ा सा ब्लू प्रिंट के, हाँ मेरे माइंड से मिस हो रहा था, थोड़ा सा ब्लू प्रिंट के बारे में बताया गया। तो उपलब्धि परीक्षण और ब्लू प्रिंट, देखो ये मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे, और उसमें इसकी हर एक चीज को मैंने शामिल करा है। तो अपन शुरू करते हैं। देखो उपलब्धि परीक्षण में कितने पॉइंट है। एक, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या है, देन उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, यानी 4 पॉइंट, और देन हमारा बताया जाता है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता यानी 6 पॉइंट, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, ये कुछ 6 पॉइंट है। और देन अपने निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण है, देन अपने निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पेजेस के दौरान अपन किन किन चीजों के बारे में देखेंगे, 3 चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे, देन अपन देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे, देन अपन ब्लू प्रिंट के बारे में देखेंगे, देन अपन देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में देखेंगे। तो इन 3 कॉन्सेप्ट को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे। उपलब्धि परीक्षण के बारे में लगभग 6-7 छोटे-छोटे पॉइंट है। यानी उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य से बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देन अपन थोड़ा सा ब्लू प्रिंट का खाका देख लेंगे, ब्लू प्रिंट कैसे बनाया जाता है, जो ब्लू प्रिंट होता है ना एग्जामिनेशन के लिए, कैसे बनाया जाता है। देन अपन लास्ट में देख लेंगे, देखो लास्ट में देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। जो होता है ना निदानात्मक, यानी कि किसी भी बच्चे की समस्या को पता करना निदान कहलाता है। उसके बाद उस समस्या का उपचार करना, ये कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। जब पहले आपने समस्या को डिटेक्ट करा, उसके बाद आपने समस्या को बच्चे को समस्या से निजात दिला दी, तो ये कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण। तो इन 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से देखेंगे, सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, उसके बाद ब्लू प्रिंट, उसके बाद निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। इन तीनों पॉइंट को अपन अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं अपन उपलब्धि परीक्षण से। उपलब्धि परीक्षण को सबसे पहले डिफाइन करा जाता है परिभाषाओं के थ्रू, यानी आखिरकार उपलब्धि परीक्षण जो अपन पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। तो कुछ परिभाषाओं से देखेंगे क्या होता है उपलब्धि परीक्षण। देखो सुपर के द्वारा कहा जाता है कि क्या कितना, यानी क्या सीखा, कितना सीखा और कार्य कितना अच्छे तरीके से किया जा रहा है, इसी को कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी टेस्ट होता है, परीक्षाएं होती है। तो आपने क्या सीखा, कितना सीखा और कितने अच्छे तरीके से आप उस सीखे गए पे कार्य कर रहे हो, इसी को कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। कितना, सुपर के अनुसार। सुपर पर कितना, सुपर सुपर से ऊपर कितना, है ना। तो ये उसके बाद अगला कहता है बिल, यानी एबिल के द्वारा कहा जाता है कि ज्ञान को समझने और दक्षता को मापने के लिए जिसका परीक्षण, जो एक परीक्षण किया जाता है उसी को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ज्ञान को समझने के लिए, दक्षता को मापने के लिए, आप में कितना ज्ञान है उस ज्ञान को समझना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका टेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो देखो इसके ट्रिक है, यानी ज्ञान को समझने के लिए हमें बिल में जाना पड़ता है। अगर हमें नॉलेज लेना हो ना तो हमें बंद कमरे में बैठना पड़ता है। तो ज्ञान को समझने के लिए बिल में जाना पड़ता है। तो ज्ञान को समझने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। एक आ जाता है बिल के द्वारा। अगला आ जाता है लिंडक्विस्ट और मन आ जाता है। एक लिंड आ जाता है। मान लो मन का कोई लिंग थोड़ी ना होता, मन ना पुल्लिंग होता है ना स्त्रीलिंग। तो देखो लिंडक्विस्ट और मन आता है। इनके द्वारा क्या कहा जाता है, एक ही फलांग से बालक के ज्ञान का बोध हो जाता है। यानी मान लो किसी के एग्जामिनेशन में किसी के 90 मार्क्स आए, तो आप देख के पता कर लोगे कि वो बच्चा बहुत मेहनती होगा, बहुत डेडिकेशन होगी उसको पढ़ाई के लिए, उसके मन में पढ़ाई को लेकर के। तो देखो मन के द्वारा क्या कहा जाता है, मन तो एक है भाई जो आप पे आ गया। अब आप बार बार क्या मन जीतोगे, एक बार जीत लिया है आपने हमारा मन। तो हाँ, तो यहाँ तो हमारी ट्रिक है, ज्यादा माइंड नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है। तो मन तो एक ही था जो आपके पास पहले से आ चुका है। उसके बाद मन के द्वारा क्या कहा जाता है, एक ही फलांग से बालक के उपलब्धि के बारे में पता चल जाता है। एक ही फलांग से बालक की उपलब्धि के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या बताया जाता है इसमें, जो देखो चौंसी के द्वारा क्या कहा जाता है, ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन जिससे कि अवलोकन और मूल्यांकन हो सके। यानी कि ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन, यानी आप परीक्षाएं वो चीज होती है जिससे आपके मूल्यांकन और आपका अवलोकन होता है और आपका मूल्यांकन होता है। यानी एक ऐसा प्रदर्शन होता है परीक्षाएं जिससे आपका मूल्यांकन होता है और आपका अवलोकन होता है। किसके द्वारा कहा जाता है, चौंसी के द्वारा। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, चौंसी को जोन से कहते हैं, यानी जोन सी नहीं कहते जिसको अपन कहते हैं कि जो लड़की ये कर रही, जोन से लड़की ये करी। बहुत बार लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते ना। तो देखो, तो जोन सा दिखाओगे वो ले लूंगी। दुकान पे कोई महिला बैठी हुई कह रही है कि मैं कौन सी ड्रेस लूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये लूं। तो उन्होंने कहा कि जो आप दिखाओगे ना वो ले लूंगी। अब तुम्हें डिसाइड कर लिया कि जोन सी आप दिखाओगे, जोन सी आप प्रदर्शित करोगे वो ले लूंगी। तो जोन सी दिखाओगे वो ले लूंगी। तो जोन सी के द्वारा क्या कहा जाता है, जोन सी दिखाओगे वो ले लूंगी, यानी जोन सी के द्वारा प्रदर्शन कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा प्रदर्शन होता है जो अपने हमारे मूल्यांकन के बारे में बताता है। एक ऐसी पद्धति होती है, ऐसा प्रदर्शन होता है, ऐसा दिखावा होता है जिससे हमारे
हमारे मूल्यांकन के बारे में पता चल जाता है, जिससे हमारे अवलोकन के बारे में कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये जानकारी हमें पता चल जाती है। ये हो गया उपलब्धि परीक्षण के बारे में। कौन कौन सी परिभाषा देखिए, सबसे पहले अपन सुपर की देखिए। सुपर के द्वारा क्या कहा जाता है, क्या कितना सिखा गया, इसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अगला व्यक्ति कौन आता है, अगला व्यक्ति आता है अपने जोन्सी। देखो सबसे लास्ट में अपना जोन्सी है। जोन्सी के द्वारा क्या कहा जाता है कि जो मतलब उपलब्धि परीक्षण एक प्रदर्शन होता है जो हमारे अवलोकन को दिखाता है, जो हमारे मूल्यांकन को दिखाता है। एबिल के द्वारा क्या कहा जाता है, ज्ञान को समझना और उसका मापन करना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। और एबिल के द्वारा अपने मन और लिंडसे के द्वारा क्या कहा जाता है, एक ही फलांग से उपलब्धि परीक्षण के बारे में जानकारी हो जाती है, एक ही फलांग से विद्यार्थी के बारे में जानकारी हो जाती है। तो ये सारी परिभाषा हमारी गिवन थी। उसके बाद अगला क्या जाता है, एक ही फलांग से बालक के ज्ञान का बोध हो जाता है। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी आप बच्चों के टेस्ट लेते हो, परीक्षा लेते हो, तो ये क्यों लेते हो। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, देखो उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य एक ट्रिक है, प्रशिक्षण में मेरे सामान्य स्तर के कौशल की वास्तविक तुलना, यानी कोई प्रशिक्षण का काम चल रहा है और मतलब कि कहीं प्रशिक्षण करने के लिए लेने के लिए गए हैं कोई 2 टीचर, तो कह रहा है एक टीचर कह रहा है कि प्रशिक्षण में अगर मेरे सामान्य कौशल की तुलना, सामान्य कौशल की वास्तविक तुलना अगर मोहन के साथ करोगे, मोहन के पाठ्यक्रम पूरा करवाने की विधि के साथ करोगे, तो मैं तो कठिनाई से जीतूंगा। मतलब मोहन बहुत अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम कराता है। देखिए यानी मोहन नाम का टीचर है जो बहुत अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम कंप्लीट कराता है, बहुत अच्छी तरीके की विधि का इस्तेमाल करता है। तो अगर प्रशिक्षण में मेरे सामान्य स्तर के कौशल की वास्तविक तुलना अगर मोहन की पाठ्यक्रम पूरा कराने की विधि से करेगी ना, तो मैं बहुत कठिनाई से जीतूंगा। ये अपने ट्रिक है। तो इससे हमें पूरे उद्देश्य पता चल जाएंगे, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। देखो प्रशिक्षण यानी कि जिस भी विषय का प्रशिक्षण दिया गया है ना, उसका पता लगाना, अलग अलग क्षेत्र में दिए गए प्रशिक्षण का पता लगाना उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। उसके बाद सामान्य स्तर यानी उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना, बालक के स्तर का निर्धारण कर देना, बालक कहाँ स्टैंड करता है, ये भी उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। उसके बाद कौशल यानी बालक में कौशल का विकास करना भी उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। वास्तविक यानी बच्चे की वास्तविक स्थिति को जानना, यानी विषय वो क्रियाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना कि बच्चा किस विषय में, किस क्रियाओं में, यानी किसी एक सब्जेक्ट विशेष में कहाँ पर स्टैंड करता है, ये उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। वास्तविक तुलना मोहन के पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम में संशोधित करना, यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना भी उपलब्धि परीक्षा से पता चल जाता है कि पाठ्यक्रम में क्या कमी है। तो पाठ्यक्रम को पूरा कराने वाली विधि, देखो विधि से यानी आपको कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है ये भी पता चल जाता है आपको। अगर आप परीक्षा लेते हो और बच्चे की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, कौन सी का नहीं करना चाहिए। विधि से की गई तो मैं कठिनाई से जीतूंगा, यानी कि प्रगति की तुलना, देखो तुलना नहीं देखा आपने, वास्तविक तुलना मोहन के साथ, तुलना यानी कि यहाँ तुलना से बताएगा प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना। अगर परीक्षा ली जाएगी ना, तो पता चल जाएगा इससे पहले वाले में कितने नंबर आए थे, अभी कितने नंबर आए, इससे आगे वाले में कितने नंबर आने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ तुलना यानी प्रगति का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन होता है जब परीक्षाएं होती है। तो उसके बाद विधि से की गई तो मैं कठिनाई से जीतूंगा। कठिनाई से क्या आता है, देखो कठिनाई से बताया जाता है यहाँ देखो कि अधिगम की कठिनाई को पता लगे। ये तो है सारी उपलब्धि परीक्षण का, यानी बच्चे को कहाँ दिक्कतें आ रही है, बच्चे को कहाँ परेशानी आ रही है किसी चीज को समझने में, तो उसका पता लगाने। तो क्या ट्रिक है अपनी कि प्रशिक्षण में अगर मेरे सामान्य से कौशल की तुलना मोहन के पाठ्यक्रम पूरा कराने की विधि के साथ करी गई ना, तो मैं उद्देश्य मतलब मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मैं बहुत कठिनाई से जीतूंगा, मैं बहुत श्योरली हूँ कि मैं बहुत कठिनाई से जीतूंगा। तो इसमें क्या क्या बताया जाता है, देखो प्रशिक्षण यानी अब इसमें हमें बोलना है ना, तो यहाँ सबसे पहले प्रशिक्षण में क्या बताया जाता है। प्रशिक्षण में कहा जाता है कि प्रशिक्षण जो भी विषय क्षेत्र है उनमें जिसका मतलब कि जो भी विषय है उनमें जो भी प्रशिक्षण हमने दिया है बच्चों को, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। प्रशिक्षण में अगर मेरे सामान्य कौशल की तुलना यानी सामान्य स्तर पता करना, सामान्य कौशल यानी बच्चे में कौशल का विकास करना, स्तर की तुलना यानी कि तुलना करना, और स्तर की तुलना अगर मोहन के पाठ्यक्रम पूरा यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम पूरा कराने की एक विधि के साथ की गई, मतलब पाठ्यक्रम पूरा करने की विधि यानी सही विधि का पता करना, विधि के साथ की तो मैं कठिनाई से जीतूंगा, यानी कठिनाई का पता करना। और कठिनाई ये सारी जानकारी देती है हमने इनके उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में। देन हमें बताना है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, यानी परीक्षा कितने प्रकार की हो सकती है। देखो डगलस और हॉलैंड ने बड़े डगमगाते उस स्वर में कहा, उसको भी कंफर्म नहीं था, तो डगमगाते उस स्वर में क्या कहता है वो कि मानकीकृत और अमानकीकृत, एक तो टीचर लेता है वो हो सकती, और एक जो कोई अन्य बाहरी संस्था है जैसे कि हमारे बोर्ड परीक्षा वगैरह कोई जो बाहरी संस्थाओं के द्वारा ली जाती है ना, वो होती। तो एक मानकीकृत हो सकती है, एक अमानकीकृत हो सकती है। अमानकीकृत बेसिकली 2 प्रकार की हो सकती है। अमानकीकृत एक तो आत्मनिष्ठ हो सकती है और दूसरी वस्तुनिष्ठ हो सकती है। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। देन आत्मनिष्ठ में कितने प्रकार हो सकते हैं, 3। कितने 3 हो सकते हैं। सबसे पहले लिखित आ सकता है, फिर मौखिक आ सकता है, देन प्रायोगिक आ सकता है। ये सामान्य से प्रयोग होते हैं। उसके बाद मौखिक परीक्षाओं के बारे में इंटरनल डिवाइडेशन और किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें 3 इंटरनल डिवाइडेशन और मौखिक परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, और फिर निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और फिर लघुतरात्मक प्रश्न हो सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या देखा आप लोगों ने, उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप, इसको प्रारूप यानी फॉर्मेट भी कहा जा सकता है और टाइप्स भी कहा जा सकता है, प्रकार भी कहा जा सकता है। तो क्या देखा, बेसिकली हमने देखा कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो मानकीकृत हो सकता है और एक अमानकीकृत हो सकता है। मानकीकृत वो जो किसी बाहरी संस्था के द्वारा लिया जाता है जैसे बोर्ड परीक्षा आदि, और उसके बाद अमानकीकृत वो जो किसी टीचर के द्वारा, स्थानीय लोकल टीचर के द्वारा लिया जाता है। स्थानीय लोकल टीचर के द्वारा जो लिया जाता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले 3 प्रकार होते हैं उसमें। आत्मनिष्ठ हो सकता है, यानी कभी कभी हमारी रुचि का प्रभाव पड़ता है उसमें। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो सकता है आत्मनिष्ठ ऐसा बनाया हो जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखने को दिए हो
तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो टीचर का प्रभाव पड़ेगा, उनको चेक करेंगे। वस्तुनिष्ठ, कभी कभी मान लो उन्होंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बना दिए तो वो वस्तुनिष्ठ कैटेगरी हो जाएगी। तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ 3 प्रकार का हो सकता है। आत्मनिष्ठ 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से? एक तो हमारी लिखित परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है और प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल परीक्षा है। तो ये था हमारे उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप के बारे में या फिर उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, मानकीकृत, अमानकीकृत। अमानकीकृत भी हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं और अमानकीकृत हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ को इंटरनली 3 डिवाइडेशन, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। तो ये था हमारे उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप और प्रकारों के बारे में। देन अपना अगला टॉपिक बताना है हमें अन्य प्रकार। देखो ये तो अपने डगलस और हॉलैंड के अनुसार देखा, किसी अन्य ने और भी वर्गीकृत करे और भी इसका वर्गीकरण करा अलग तरीके से। तो उन्होंने क्या करा, यही मानकीकृत और अमानकीकृत तक तो सेम है। उसके बाद आगे क्या है, एक तो सामान्य है और विशिष्ट है। देखो मानकीकृत का वहां नहीं देखा था हमने, सिर्फ अमानकीकृत का देखा, तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है। तो एक तो सामान्य और विशिष्ट है, और अमानकीकृत का वहां देखा था व्यक्ति, यहाँ पे देखा था अपन वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। और यहाँ देखते हैं अपन उपलब्धि और निदानात्मक, यानी कि हमारी उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है, हमारे निदान क्या है, हमारी कमियां क्या है। निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब एक ऐसी परीक्षा होती है जो आपके बारे में डिटेक्ट करती है, आपके बारे में जानने की कोशिश करती है कि आप में क्या क्या कमियां पाई जाती है। तो ये सामान्य से हमारी निदानात्मक परीक्षा आ जाती है। और यहाँ पता जाता हमारे हाँ, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे अपन? तो देखो यहाँ बताया जाता है मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण के बारे में बताया जाता है। मानकीकृत परीक्षण बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सामान्य हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है। और देन हमारे अमानकीकृत परीक्षण कितने प्रकार का हो सकता है? अमानकीकृत परीक्षण हमारे बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उपलब्धि, यानी हमारी अचीवमेंट क्या है, और अचीवमेंट में कुछ कमियां रह जाती है जिनको अपन डिटेक्ट करते हैं, सही करते हैं, सुधार करते हैं, तो उन्हीं कमियों के बारे में बताया जाता है। ये है अपनी निदानात्मक 2 बताया जाता है। अब इनका एक और इंटरनल डिवाइडेशन, कि जो विशिष्ट परीक्षा होती है वो क्या क्या होती है, तो उनकी ट्रिक आ जाती है कि जो भाषा प्रयोग में दक्ष होते हैं ना, जो व्यक्ति भाषा प्रयोग में दक्ष होते हैं वो है ना निंदा युक्त वचन को गिन गिन के प्रयोग करते हैं, क्योंकि निंदा युक्त वचन दूसरों को हर्ट करते हैं। तो भाषा प्रयोग में जो दक्ष होते हैं ना, वो निंदा युक्त वचन का गिन गिन के प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी ट्रिक। तो देखो भाषा से क्या आ जाएगा, भाषा से भाषा संबंधित आ जाएगा। उसके बाद दक्ष से क्या आ जाएगा, दक्षता संबंधित आ जाएगा। उस पर निदान, अपने निंदा युक्त से निदान आ जाएगा। और वचन गिन गिन कर, वचन से क्या आ जाएगा, वाचन संबंधित गिन कर, यानी कि गणित संबंधित आ जाएगा। तो ये था अपना अदर के अनुसार। अदर के अनुसार क्या बताया जाता है, हमें सबसे पहले बताना 2 प्रकार, एक तो मानकीकृत और अमानकीकृत। मानकीकृत में क्या बताया, सबसे पहले मानकीकृत में 2 प्रकार बताया, एक तो सामान्य बताया, विशिष्ट बताया। फिर अपने अमानकीकृत में भी 2 बताया, एक तो उपलब्धि बताई, एक हमारे निदान बताया। और यहाँ अमानकीकृत में जो दूसरा प्रकार था विशिष्ट, उसके कुछ प्रयोग और इंटरनल डिवाइडेशन आ जाती है। जो भाषा प्रयोग में दक्ष होते हैं वो निंदा युक्त शब्दों का भी गिन के प्रयोग करते हैं। तो भाषा संबंधित आ जाएगा, उसके बाद भाषा प्रयोग में दक्षता संबंधित आ जाएगा, और निदान संबंधित आ जाएगा, और उसके बाद वाचन संबंधित आ जाएगा, और उसके बाद गिन कर, यानी कि हमारे गणित से संबंधित आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। देखो उपलब्धि परीक्षण का जब आप निर्माण करने जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रोसेस से होकर गुजरोगे, कुछ ना कुछ चरणों से होकर गुजरोगे। तो उन चरणों के बारे में देखना है। क्या होता है निदान? जब आप परीक्षा लेते हो तो कौन कौन से चरण आते हैं? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाते हो परीक्षा का, कि कितने समय की परीक्षा लोगे, और किस क्लास के बच्चों की परीक्षा लोगे, कितना टाइम पीरियड लोगे, उस क्लास में कितने कितने समय की, आधे घंटे की लोगे, 1 घंटे की लोगे, पेपर कितने मिनट का होगा, दिन कौन सी कक्षा का होगा, दिन समय कितना होगा, ये सब डिसाइड करते हो। तो योजना बनाते हो। देन फिर तैयारी करते हो, यानी कि आप बाकी सारी तैयारी करते हो, यानी कि बुक वगैरह लेते हो, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो, ये सब। प्रशासन, यानी कि आप अब परीक्षा ले रहे हो, अब आप बच्चों की परीक्षा लेना शुरू कर देते हो। देन अपने अंकन, परीक्षा ले ली, फिर आप बच्चों की कॉपी चेक करोगे, यानी अंकन करोगे, लास्ट में मूल्यांकन यानी हम रिजल्ट बना देंगे। तो क्या बताया जाता है, सबसे पहले अपन योजना बनाएंगे, यानी खाका बनाएंगे। खाका बनाने के लिए अपन तैयारी करेंगे, किताब वगैरह जुटाएंगे, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे। देन अपन तीसरे स्टेप पे आके परीक्षा ले लेंगे, फिर कॉपी चेक करेंगे, अंकन करेंगे, लास्ट में अपन रिजल्ट बना देंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो छोटे से 5 चरण थे परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के। और उसके बाद उपलब्धि परीक्षण की निर्माण आ गया। उपलब्धि परीक्षण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं आ जाती। देखो परिभाषाएं अपन यहाँ पे भी देख के आए, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ परिभाषाएं देखनी। लेकिन हाँ देखो, ये जो परिभाषा है, ये पोर्शन देखो थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट था, बाय मिस्टेक मैंने भी उतार लिया। ये परिभाषा है ना उपलब्धि परीक्षण की नहीं, ये परिभाषा है निदान की है। तो जब अपन निदान पढ़ेंगे ना उस वक्त पढ़ेंगे। तो ये परिभाषा हमने देखनी, सिर्फ हमें निर्माण देखना था, हमने पद देख ली। उसके बाद देखो यहाँ बताया जाता है अपने, ये निदान की परिभाषा है, जो निदानात्मक है ना अपन आगे पढ़ेंगे उसकी परिभाषा दी जाती है, तो अपन उसी वक्त पढ़ेंगे। तो ये था हमारा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण और क्या आता है, हाँ उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो ये अपन देखेंगे अब। तो देखो उपलब्धि प्रयोग यानी परीक्षाओं का क्या महत्व होता है, तो परीक्षाओं का महत्व क्या होता है, तो 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला, अध्यापक को सूचना दे दो कि सही शिक्षण विधि का उपयोग करे, वरना बच्चों का शैक्षिक स्तर गिर जाएगा। यानी अध्यापक को सूचना, अध्यापक को पता ही नहीं, इस बात का इल्म नहीं है कि वो सही शिक्षक विधि का उपयोग नहीं कर रहा है, तो अध्यापक को सूचना दे दो कि वो सही शिक्षण
विधि का उपयोग करें, वरना बच्चों का शैक्षिक स्तर गिर जाएगा। तो देखो परीक्षाएं क्यों ली जाती है? सूचना का स्रोत एकत्रित करने के लिए, कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कौन सा बच्चा फेल होने के कगार पे, कौन सा बच्चा टॉप करने का कगार पे, तो सूचना एकत्रित करने के लिए ली जाती है। उसके बाद अधिगम को प्रेरित करने, तो बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अगर अपन एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं बार बार, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और नया करने के लिए। उसके बाद अध्यापक को लक्ष्य के समक्ष लाना, अब अध्यापक भी ये सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि उसको क्या एम डिसाइड करना है, यानी उसको बच्चों को उसके बच्चे कहाँ स्टैंड करें, उसको अपने बच्चों को किस लेवल पे लेके आना है। तो ये अध्यापक को उसके लक्ष्य को डिसाइड करने में बहुत आसानी पैदा करता है ये बात कि बच्चे उसके यहाँ आए, उसको यहाँ पर लेके आना है, तो उसको क्या क्या लक्ष्य इस दरमियान तय करने होंगे। तो ये हमारी हेल्प करता है, कौन? उपलब्धि परीक्षण इस काम में हेल्प करता है। उसको शैक्षिक स्तर बनाए रखना, बच्चों का शैक्षिक स्तर अगर बच्चों का शैक्षिक स्तर अच्छा है तो उसको अच्छे को मेंटेन करके रखना, अगर नीचे है तो नीचे से हमें ऊपर लेकर आना, अगर ऊपर है तो उसको और भी अच्छा बेहतर बनाना। तो शैक्षिक स्तर बनाए रखना, शैक्षिक विधि चयन करने में, यानी हम परीक्षा से पता चल जाएगा कि बच्चे बहुत डाउन है तो हम सही शैक्षिक विधि का चयन कर लेंगे। उसके बाद अध्यापक का मूल्यांकन करना, तो ये ट्रिक आ जाती है, अध्यापक को सूचना दे दो कि सही शिक्षण विधि का उपयोग करें, वरना बच्चों का शैक्षिक स्तर गिर जाएगा। यानी अध्यापक को लक्ष्य क्लियर कराती है, अध्यापक को लक्ष्य क्लियर कराती है, अध्यापक का खुद का मूल्यांकन करती है, सूचना प्राप्त करने में कि हम बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और सही शिक्षण विधि का सही चुनाव करने में, वरना बच्चों को शैक्षिक स्तर पता करने में। तो ये हमारे 2-4 पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला पता जाता है अपने अगला और अपने उपलब्धि परीक्षण का परीक्षाओं का उपयोग कहाँ होता है। यानी देखो इसकी ट्रिक क्या है, प्रशासन विचार विमर्श करके शैक्षिक मार्गदर्शन की जो किताबें हैं उनको बांटने में भेदभाव नहीं करता। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई किताबें बांट रहे हैं तो किसकी किताबें? शैक्षिक मार्गदर्शन की। अगर प्रशासनिक अधिकारी शैक्षिक मार्गदर्शन की किताबें बांट रहे हैं तो वो जानबूझ के भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे के पास कम आ गई हो, किसी व्यक्ति के पास किताब नहीं मिली हो, तो देखो यहाँ जाता है प्रशासन, यानी कि प्रशासनात्मक उपयोग। यानी कि जब परीक्षाएं होती है ना, तो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तो प्रशासनिक उपयोग क्या होता है कि हम नौकरी वगैरह लग जाते हैं इससे, तो प्रशासनिक उपयोग है एक तरीके से। विचार विमर्श क्या जाता है, यानी हम बच्चे क्या होते हैं, विचार विमर्श का अवसर। यानी जब बच्चा परीक्षा की दृष्टि से पढ़ता है ना, तो विचार विमर्श करके पढ़ता है कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, तो मुझे किस तरीके से पढ़ना होगा, उसको सही से जानकारी जुटानी होती है इस बारे में। तो मतलब विचार विमर्श। उसके बाद विभेदन शक्ति। देखो उसको परीक्षा में बहुत सारा कंटेंट होता है उसके सामने, लेकिन परीक्षा में टाइम लिमिट बहुत कम होती है, तो हमें विभेदन यानी हमें वर्गीकृत करना होता है, कौन सी चीजें हमें बतानी है, कौन सी चीजें हमें छोड़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें तो हमें पेपर में लिखनी है। तो ये विभेदन को बढ़ाता है। पाठ्य पुस्तक में संशोधन। हो सकता है आपकी किताबी की थोड़ी आपकी सिलेबस से सही ना हो, पाठ्य वस्तु ही सही ना हो, तो हो सकता है किताबों में भी बड़ी परिवर्तन होता हो। कक्ष की कठिनाई को जानने में, तो यही सही परीक्षाएं ये बता दी है बच्चा कहाँ डाउन है, बच्चे को कहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो ये तो जानकारी ही सही। देखो ट्रिक क्या है, अध्यापक को सूचना दे दो और प्रशासनिक अधिकारी विचार विमर्श करके शैक्षिक मार्गदर्शन की किताबें बांटने में भेदभाव नहीं करते। तो प्रशासन से प्रशासन, विचार विमर्श, शैक्षिक मार्गदर्शन किताबें यानी पाठ्यक्रम, और बांटने से कुछ नहीं, भेदभाव यानी कि अपने विभेदीकरण करना, यानी विभेदन करने की शक्ति का विकास करता है। उसके बाद अगला बता दिया जाता है अपने उपलब्धि या फिर मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है। मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है, जब भी कोई परीक्षा ली जाती है तो उसमें उसकी भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, तो होती ना उसकी ट्रिपल वी होती है। क्या होती है ट्रिपल वी? सबसे पहले वस्तुनिष्ठता आ जाती है, फिर अपने विश्वसनीयता आ जाती है, फिर वैधता आ जाती है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि परीक्षा चाहे कोई भी ले नंबर 1 जैसे आने चाहिए। विश्वसनीयता क्या होती है, अलग अलग समय पे हो परीक्षा आपकी या फिर अलग अलग टीचर के द्वारा ली जाती है, फिर भी नंबर 1 जैसे रहने चाहिए। देखो फलांग पर व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव नहीं पड़े, किसी भी व्यक्ति विशेष का प्रभाव हमारे रिजल्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी चेक करे। कोई मतलब व्यक्ति विशेष की रुचि का, उसकी इच्छाओं का, उसकी पसंद का, इन सब का प्रभाव नहीं आना चाहिए। विश्वसनीयता यानी इतना शुद्ध होना चाहिए परीक्षक आपका कि अगर अलग अलग समय में अलग अलग टीचर भी कॉपी चेक करे ना, तो आपके नंबर 1 जैसे आना चाहिए। उसके बाद वैधता क्या होती है, यानी जिस चीज को मापने के लिए आपने जो टेस्ट बनाया ना, वो चीज मापना। ऐसा नहीं कि आपने भिन्न को मापने के लिए परीक्षण बनाया और वो तो भिन्न को माप ही नहीं रहा है, भिन्न के ज्ञान को माप ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रीमैन के द्वारा क्या कहा जाता है कि फ्रीमैन के द्वारा विश्वसनीयता की परिभाषा देते हुए क्या कहा जाता है कि जब परीक्षण हो और दोबारा परीक्षण में भी एक जैसे नंबर है, एक बार परीक्षण हुआ, फिर परीक्षण बोले, परीक्षण कितनी भी बार क्यों ना हो, फिर भी नंबर 1 जैसे आएंगे ना, उसी को विश्वसनीयता कहा गया फ्रीमैन के शब्दों में। उसके बाद कुछ बेसिक सी और होती है, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं, यानी व्यापकता होनी चाहिए, विभेदकारिता यानी सही हमारे जो उच्च कैटेगरी बच्चे यानी प्रतिभाशाली बच्चे, मंद बच्चे, उनमें अंतर करने वाली होनी चाहिए विभेदकारिता। व्यवहारिकता यानी थोड़ी व्यवहारिक हो, ज्यादा भी बहुत ज्यादा कठिन ना हो, यानी प्रश्न पत्र सरल हो। प्रशासनिक यानी उसको अप्लाई करने में कठिन अपने ज्यादा समस्याएं ना है, यानी उसको अप्लाई करने में, टेस्ट लेने में ज्यादा समस्या ना है। उसके बाद मूल्यांकन यानी कि नंबर देने में ज्यादा समस्या ना, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं बना देना है। उसके बाद स्पष्टता, उसके बाद मानक यानी कि आप मानक तय कर लो, यानी इनके अभाव में प्राप्तांकों की व्याख्या नहीं हो सकती, यानी हमें स्टैंडर्ड तय करना है कि यहाँ तक बच्चे आ पा रहे हैं, मतलब कि मानकों को तय करना है, यानी मानक भी होते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं एक क्या हो सकती, मानक यानी मूल्यांकन
जो भी अपन परीक्षा बनाते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि ये इस लेवल की है, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं, एक एवरेज परीक्षा अपन लेते हैं जिससे हर बच्चे का मूल्यांकन लगभग हो जाता है, यानी एक मानक एक स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं इसमें। ये बेसिक सी इसकी विशेषता होती है, मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो बेसिक से वो अपने व्यवहारिकता है, व्यापकता है, एक ये तो सामान्य से होते हैं ना, विभेद करते 1 2 3 4 5, ये जो 5 विशेषता होती है ये बहुत बेसिक है। 3 विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो अपन अच्छे से देख ली, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यवहारिकता और मापक है। ये तो बहुत मतलब कि बहुत सतही होती है, इन्हें में सिर्फ अगर स्पष्टता होनी चाहिए, अगर इसको देखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज सिर्फ एक बार निगाह डाल लेते हैं तब भी ठीक है। और उसके बाद अगला बता दिया जाता है अपने निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। देखो निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है। जब हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले एक्सरे वगैरह कराते हैं, तो हम उस बीमारी को पहले पता करते हैं कि बीमारी क्या है, तो उसी को कहते हैं निदान। जब उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है उसी को कहते हैं उपचार। तो स्कूलों में भी ऐसे होता है, बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है ये जानना, ये सिर्फ जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है जान लिया, अब उसको आपको क्योर करना है, तो इसको क्या कहते हैं, उपचार कहते हैं। तो निदान और उपचार इन दोनों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले निदान के बारे में सारी कुछ जानकारी बताई जाती है, देन बताई जाती है निदान के बाद देखो सारी कुछ जानकारी यहाँ निदान के बारे में होती है। और उपचार के बारे में सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बताया जाता है। उपचार यानी उपचार कैसे करोगे आप, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे या फिर कोई प्रदत्त कार्य दोगे, प्रोजेक्ट वर्क दोगे बच्चों को, बच्चे की बेसिक जो बच्चे का बेस है वो क्लियर करोगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करोगे, आपकी व्यू रचना में बदलाव करोगे, आपकी शिक्षण विधियों में बदलाव करोगे। इस तरीके से कुछ उपचार इस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन निदान कैसे करेंगे, बच्चे को पता कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले सामान्य से जानकारी बता दें कि जो निदान और उपचार होते हैं ना वो साथ साथ चलते हैं। देखो जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी आप निदान उसकी बीमारी का पता क्यों कर रहे हो, ताकि बीमारी को क्योर कर सको। तो ये आ जाता है, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसा बताया जाता है। परिणति या निदानात्मकता की परिणति उपचारात्मकता में होती है। निदानात्मक उपचार इस वजह से करते हो ताकि आप उपचारात्मक शिक्षण कर सको। उसके बाद अकेले ये दोनों कभी मतलब सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों इन दोनों का साथ में अस्तित्व है लेकिन सेपरेटली कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रोसेस क्या होती है। जब आप निदानात्मक परीक्षण करते हो उसकी कोई प्रोसेस होती होगी, कुछ स्टेप होते होंगे, वो क्या होते हैं। सबसे पहले आप निदानात्मक परीक्षण करते हो, उसके बाद परिकल्पनाओं का विकास करते हो। यानी कि बच्चे के निदानात्मक परीक्षण में आप यूं देखते हो कि बच्चे के इस सब्जेक्ट में, इस पोर्शन में कमजोर होने की आखिरकार कारण है तो है क्या। तो आप परिकल्पनाओं का निर्माण करते हो, पहले खुद अपने माइंड से सोचने की कोशिश करते हो, देन उपचारात्मक शिक्षण करते हो। तब आपको कारण पता चल गए, अब आप बच्चे की परेशानी को निकालना शुरू कर दोगे, बच्चे की परेशानी का उपाय करना शुरू कर दोगे। उसके बाद उपचार का मूल्यांकन करोगे। अब ये देखोगे कि आपने जो प्रयास किए, आपने जो बच्चे की बीमारी को दूर करने की कोशिश करी, क्या वो हो पाई है। तो ये अपन देखेंगे, उपचार का मूल्यांकन करेंगे अपन, लास्ट में पुनरावृत्ति करेंगे। अगर नहीं होती है बच्चे की ये समस्या का समाधान, तो अपन वापस बार बार करते जाएंगे। तो ये 4 चरण कितने, 1 2 3 4, और हाँ ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना मिस हो गया है, ये भी एक चरण होता है। कितने, 5 चरण होते हैं। देखो ट्रिक आ जाती है कि तुम्हारे लिए दान करना भले एक परिकल्पना है, उपचार कराओ, यानी कभी तुम्हारे जेब से एक पैसा नहीं निकला दान के नाम पे, तो यहाँ ट्रिक आ जाती है कि तुम्हारे लिए दान करना एक परिकल्पना है, यानी तुम सिर्फ कल्पना में ही दान कर सकते हो। तो उपचार कराओ भाई अपना बार बार। उपचार शब्द 2 बार आना है, तो यहाँ अपने पुनरावृत्ति भी अपन ऐड कर लेते हैं। तो तुम्हारे लिए दान करना है, यानी निदानात्मक परीक्षण इसका पहला चरण है। दूसरा परिकल्पनाओं का विकास करना दूसरा चरण है। उसके बाद उपचार का मूल्यांकन करना, उपचार का शिक्षण करना पहला तीसरा चरण आ जाता है। फिर अपने उपचार का मूल्यांकन करना अगला चरण आ जाता है। ये 2 बार शब्द प्रयोग रहा मतलब पुनरावृत्ति करना आ जाता है, ये मैट्रिक थी। तो ये चरण आ गए। उसके बाद कुछ परिभाषाएं आ जाती। कुछ परिभाषा देखो, मैंने कहा था ना निदान पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो कुछ परिभाषा देखो। गुड के द्वारा क्या कहा जाता है, गुड के द्वारा कहा जाता है अधिगम कमियों के स्वरूप का निदान करना। कुछ कमी रही होगी तुम्हें, देखो मैंने यहाँ अपन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो अपन 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं ताकि आपके सामने थोड़ा क्लियर रहे। हाँ तो देखो ये वही परिभाषा है अपने निदान की, जो थोड़ा मैंने यहाँ पे बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ दी हुई है। तो देखो निदान की क्या परिभाषा होती है, निदान गुड के द्वारा कहा जाता है कि अधिगम कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, यानी कि कुछ कमी रही होगी तभी तुम्हें टीचर ने गुड नहीं दिया। गुड के द्वारा क्या कहा जाता है, कमियां। उस बाद योकम और सिम्पसन के द्वारा क्या कहा जाता है, कठिनाइयों के बारे में, और कठिनाइयों के बारे में उसके चिन्हों से ज्ञान प्राप्त हो जाए, यानी कठिनाई को देखने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ कुछ सिंबल से जानकारी पता चल जाए। तो यानी कि कलाकारी में इसका सन भी कम नहीं पड़ता है, क्योंकि सिम्पसन का है ना योग कम, यानी कम नहीं पड़ता, सन किसका, कलाकारी में